सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का सेकंड वन शॉट। इसके पहले हम फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसे हम वन शॉट में कवर कर चुके हैं और उसको आपको काफी प्यार मिल भी रहा, उस लेक्चर को आप लोगों का काफी सपोर्ट भी मिल रहा है ना। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका उसका आपको वन शॉट हम देंगे। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है बेटा, अगर मैं इसको वन शॉट में कवर करूंगी तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कतें हो, इसीलिए हम इसको ना 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट में हम 8 से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। और ज्यादा लंबा अगर मैं इसको लेके जाऊंगी तो 4 से 5 घंटे का लेक्चर होता है, जो कि सही नहीं है। तो हम इसको टुकड़ों में यानी कि 2 पार्ट या 3 पार्ट, मेरे ख्याल से 2 में कवर हो जाएगा, बट मैं अगर ज्यादा वो करूँ डीप डाउन जाऊं तो 3 पार्ट में हम इसे कवर कर देंगे और कंटिन्यू आज कल और परसों में आपको ये चैप्टर कवर मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में सबसे पहले आपके लिए जो जानने लायक चीजें हैं वो ये कि मानव जनन चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मानव जनन यानी कि हमसे रिलेट करते हुए है, तो चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, दोनों को अच्छे से इसे समझना है सारी चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन ये देख के नहीं पूछेगा कि आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, पढ़ना आपको सब कुछ है। अब देखिए, मानव जनन में एक बात आपको याद रखने वाली जो है वो ये, शुरू में ही एनसीईआरटी में आपकी लाइनें लिखी हुई हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, वो लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं। इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, तो इनमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होती है, ठीक है। मानव एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी तो है, साथ ही साथ ये सजीव प्रजक है और जरायुज है। ये 2 वर्ड आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि मानव एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, लेकिन ये सजीव प्रजक है और जरायुज है। मतलब इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो अंडों को जन्म नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो किसको जन्म देते हैं, अंडों को, तो उनको हम बोलते हैं अंड प्रजक। लेकिन जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं सजीव प्रजक। एक जीते जाते इंसान को इन्होंने जन्म दिया है, इसीलिए इनका नाम है सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी। और इनमें जो होते हैं, चूंकि ये लैंगिक जनन करते हैं, तो इनमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। चाहे नर हो या मादा, दोनों की ही बॉडी में इनके युग्मकों का निर्माण, जो आगे जाकर मिलेंगे और जिसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। तो उन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा युग्मक जनन, ठीक है। क्या कहा जाता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन की प्रक्रिया के बाद नर जो है वो बनाता है क्या, नर युग्मक, और नर युग्मक का जो नाम है वो है बेटा शुक्राणु, ठीक है। नर युग्मक को कहा जाता है क्या, शुक्राणु। इधर मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी और बनेंगे क्या, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। और ये फीमेल गैमेट जो है इसका नाम है अंडाणु। अब एक और चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये कि जो मेल होते हैं या फीमेल, दोनों में ही प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब इनके युग्मकों का निर्माण होता है तो ये 46 बढ़ जाते हैं और इधर 23 गुणसूत्र आ जाते हैं, और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र आ जाते हैं। और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, इधर ये है शुक्राणु, इधर ये है अंडाणु, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को कहा जाता है बेटा निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मिलने की क्रिया को कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और ये जो निषेचन होता है वो एक विशेष रास्ते से होता है, मतलब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं एक विशेष रास्ते के द्वारा, उस रास्ते को कहा जाता है स्त्री जनन पथ,
ये बेसिक जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है और आपको याद रखना है। इसके आगे हम पहले पूरा नर जनन तंत्र कवर करेंगे, उसके बाद पूरा मादा जनन तंत्र कवर करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, शिशु बनता है, प्रसव होता है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जितना इस चैप्टर में दिया हुआ है सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। शुक्राणु के अंडाणु से मिलने वाले पथ को कहा जाता है स्त्री जनन पथ, और ये क्रिया जो होती है वो कहलाती है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन की क्रिया के द्वारा वीर्य के साथ मिलकर शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं स्त्री जनन पथ के द्वारा, और इसके बाद होता है क्या, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद बनता है बेटा युग्मनज, युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण, और जब ये भ्रूण 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, देखो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक कोशिका बन गए, क्योंकि इनके गुणसूत्र आधे आधे थे, दोनों आपस में संलयित हो गए, वापस 23 और 23 मिलकर कितने हो गए, यहाँ पे हो गए बेटा 46, यानी कि 46। और 46 कोशिकीय अवस्था में एक कोशिका है, सॉरी 46 गुणसूत्र वाली अवस्था में एक कोशिका है, जिसे हमने नाम दिया क्या, युग्मनज। युग्मनज आगे जाकर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे बार बार विभाजन करके भ्रूण बनाता है, जिसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, 32 कोशिका। और 32 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को कहा जाता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। ये सब हमें बाद में पढ़ना है, यहाँ तक नहीं। आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि नर में नर युग्मक बनते हैं जिनका नाम है शुक्राणु, और ये इनके नर जनन तंत्र में बनते हैं। मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक बनते हैं जिनका नाम है अंडाणु। इन दोनों के मिलन को कहा जाता है निषेचन, और निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना बना के ही खुद को समझाते हुए पढ़ना है, अदरवाइज बायोलॉजी बड़ी बोरिंग लगती है ना। ऐसे समझोगे बाकायदा फ्लो चार्ट बना के, तो आपको बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। नहीं तो हमें फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं यार, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। और मेरे ख्याल से मानव जनन चैप्टर को तो हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमको हमारे शरीर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे अंदर अगर ये चीजें हो रही है, ये हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, है ना। हार्मोन्स की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि जब भी कभी चिड़चिड़ापन हो, अप डाउन हो हार्मोन्स, तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार थोड़ा सा हार्मोनल लोचा है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, एक एक चीज आपको यहाँ अच्छे से समझनी है, ताकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव भी बना के दे तो भी आपसे बने। यहाँ पे याद रखने वाला एक पॉइंट ये था, जो तुमको शायद ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मानव कैसा प्राणी है, तो आप लिखोगे सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर युग्मक का नाम है शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक का नाम है अंडाणु, और दोनों के मिलन से युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मनज बाद में भ्रूण में बदलता है। भ्रूण की 32 कोशिकीय अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और भ्रूण आगे जाके बनाता है, भ्रूण आगे जाके बनाता है, ये तो भ्रूण है, भ्रूण आगे जाके बनाता है शिशु, और ये जो शिशु है ये प्रसव के द्वारा बाहर आ जाता है, और इस प्रकार एक नई संतति, एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। और इस नई पीढ़ी के जन्म की पूरी प्रक्रिया को ही हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक जाना है, और पूरा चैप्टर हमें खत्म करना है। नर जनन तंत्र को भी समझना है और मादा जनन तंत्र को भी समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेटा नर जनन तंत्र से। नर जनन तंत्र जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मादा जनन तंत्र की बात करें, तो उसकी अपेक्षा नर जनन तंत्र थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको थोड़ा सा अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं अब किसको, नर जनन तंत्र, जिसे आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कमेंट करके बताओ कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, समझने में इच्छा हो रही है कि हाँ हमें जानना है, समझना है। ठीक है, जानने की इच्छा होगी तभी जाके आपको पढ़ने का मन होगा, और पढ़ने का मन होगा तभी जाके चीजें याद रहेंगी, और याद रहेंगी तभी जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा, आप बहुत अच्छा एग्जाम में
करेंगे। ठीक है, नर जनन तंत्र में अगर हम बात करें तो इसके जो अंग होते हैं, ठीक है, नर जनन तंत्र के सारे अंग, वे अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन से अंग बेटा? लैंगिक अंग। इसके नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो लैंगिक अंग हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करें, तो ये वो जगह होगी, वो ऑर्गन होगा जहां पर वो नरयुग्मक बनेंगे, और उनके निर्माण में, उनको बाहर लाने में, उनको स्त्री जनन पथ तक भेजने में जो सारे अंग योगदान देंगे उनको हम कहेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। अगर हम प्राथमिक की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही चीज है बेटा, वो है वृषण, जिसे कहा जाता है टेस्टिकल। ठीक है, टेस्टिकल्स या वृषण जो है वो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर ये ना हो तो ना ही शुक्राणु बनेगा, ना ही शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा, ना ये पूरी प्रक्रिया होगी। तो वृषण या टेस्टिकल को नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है, और द्वितीयक में बहुत सारे अंग आते हैं वृषण को छोड़कर बाकी सारे अंग। फॉर एग्जाम्पल, वृषण जिसके अंदर बंद रहेगा वो कमरा है वृषण कोश। आगे जाके आपको दूसरे ऑर्गन मिलेंगे, अधिवृषण। मैं अभी आपको ये डायग्राम में समझाऊंगी, ठीक है। शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहक, शुक्राशय, और शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सारे जो हैं, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ये सारे जो हैं, इसके अलावा शिश्न या पेनिस जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 की लंबी लिस्ट है, लेकिन चूंकि मुझे वो डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पूरे के नाम नहीं लिखने वाली, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास बुक है, आप पूरे नाम का एक चार्ट बना लेना, हालांकि मैं इसको आपको डायग्राम से अभी 1 बाय 1 बताऊंगी। तो प्राइमरी एक ही है जिसका नाम है वृषण, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा। निर्माण जहां होगा, जैसे जैसे वो बाहर आएंगे, बाहर आके फिर स्त्री जनन तंत्र में पहुंचेंगे, वो सारे अंग कहलाते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से समझना है किसको? नर जनन तंत्र को। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बनाते चलो। चलिए अब हम समझते हैं नर जनन तंत्र को। इसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। नर जनन तंत्र जो है वो एक नर के श्रोणी क्षेत्र यानी कि कमर के नीचे पैल्विक रीजन में पाया जाता है। इसमें अगर आप अंगों की बात करेंगे, हम इसके अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वृषण पे फोकस करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये जो दो आपको इधर राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं अंडाकार स्ट्रक्चर में, इनका नाम ही है वृषण या इन्हें कहा जाता है टेस्टिकल, और इनकी संख्या नर में होती है 2 या आप कहेंगे 1 जोड़ी। ठीक है, दोनों तरफ मैंने सिमिलर बनाया, लेकिन इधर मैं आपको अंदर और बना बना के समझाऊंगी कि वृषण के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो नर के प्राथमिक लैंगिक अंग में सबसे मुख्य भूमिका होती है वृषण की, जिनकी संख्या है 1 जोड़ी। इसके आगे जब आप आगे पहुंचेंगे तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ट्यूब जैसी, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? शुक्रवाहक। इस शुक्रवाहक से आगे पहुंचे तो शुक्राणु वृषण में बना है। ठीक है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, दोनों तरफ ये फैक्ट्री के रूप में लगातार शुक्राणु यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये शुक्राणु इस शुक्रवाहक या वास डिफरेंस की सहायता से पहुंच रहे हैं आगे। ये जो रेड लाइन से हाईलाइटेड एरिया है इसे हम कहते हैं मूत्राशय, यानी कि मूत्र ब्लैडर जो है इनका मूत्राशय, वो है ये जो आपने ये वाला बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब इसको आपको नहीं समझना। आगे जब आप पहुंचोगे
तो मूत्राशय के आगे, सॉरी, शुक्रवाहक से शुक्राणु पहुंचा कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में दोनों तरफ ये दिखाई दे रहे हैं। इधर थोड़ा सा मैंने नर्व्स को खोल के दिखाया है और इधर डॉटेड में दिखाया है। आप चाहो तो सिंपल बना के छोड़ देना, ठीक है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप जितना सिंपल हो सके उतना बनाना, ताकि आपको टाइम कम लगे, ठीक है। ज्यादा अगर आप डेकोरेशन करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और फिर दिक्कतें आती है, ठीक है। टाइम जितना हो सके हमें बचाना है। अब शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राणु पहुंचा कहाँ पे, इस संरचना में। इस संरचना का नाम होता है बेटा शुक्राशय। ये है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है शुक्राशय, ठीक है। शुक्राशय से और नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे स्खलन वाहिनी होती है, मतलब जहां से शुक्राणु बाहर आएगा। स्खलन वाहिनी के नीचे ये जो आपको ग्रीन कलर की दो मटर के दाने की जैसी दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है और इस ग्रंथि का नाम है बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे ये जो छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है, बल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। और इसके नीचे ये जो लंबा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है सिस्न या पेनिस, जिसके मार्ग से ही शुक्राणु बाहर आएगा। और ये शुरू वाला स्ट्रक्चर एक होल होता है, जहां से एक मेल का यूरिन भी बाहर आता है और इसी रास्ते से शुक्राणु भी बाहर आते हैं, जिसे कहा जाता है बेटा सिस्न मुंड या पेनिस का होल, मतलब सामने का होल है ये, सिस्न मुंडे कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर सिस्न कहलाता है या पेनिस कहलाता है। आगे ऊपर की तरफ हमने दो ग्रंथियां देखे, इसके ऊपर शुक्राशय है। अब समझो कि वृषण के अंदर शुक्राणु बनते कहते हैं कैसे हैं। तो स्टार्टिंग से फिर से ध्यान से देखिएगा। वृषण की संख्या मेल में है 2 और ये है उनके शरीर के बाहर, ठीक है। वृषण पाया जाता है शरीर के थोड़ा सा बाहर, और शरीर के थोड़ा सा बाहर इन्हीं में सामने की तरफ लटका होता है सिस्न, ठीक है। तो ये जो वृषण है, इसकी संख्या एक मेल में होती है 1 जोड़ी, लेकिन इन दोनों वृषण को सुरक्षित करने के लिए दोनों को एक पतली लेयर की कवरिंग, इसके पीछे से ही निकलेगा ये। इस प्रकार इन दोनों को सुरक्षित करने के लिए पतली लेयर की कवरिंग दी जाती है और इस कवरिंग को कहा जाता है बेटा वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश एक सुरक्षित आवरण है जो कि वृषण को यानी कि टेस्टिस को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया। तो एक पतले आवरण से एक पतले कमरे के अंदर ही दोनों वृषण सुरक्षित होते हैं और इस संरचना का नाम जिसके अंदर दोनों वृषण सुरक्षित हैं वो है वृषण कोश। और इस एक ही वृषण कोश के अंदर दोनों वृषण सुरक्षित होते हैं, ठीक है। एक पतले ढीले आवरण से घिरा हुआ होता है। आगे अगर मैं इस रेड लाइन के अंदर पहुंचूं तो ये है वृषण, ठीक है। लेकिन वृषण भी और 2 आवरणों से घिरा होता है, मतलब वृषण 2 और लेयर से मिलकर बना होता है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, बाहर की तरफ वृषण में एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर का नाम होता है बेटा ट्यूनिका वैजिनिलिस। और ये बाहर की पतली परत होती है, और अंदर एक और आवरण इसमें पाया जाता है, एक और मोटा आवरण। इस आवरण को कहा जाता है बेटा ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया, मतलब वृषण कोश के अलावा भी एल्व्यूजीनिया, ठीक है। वृषण कोश के अलावा भी वृषण को 2 आवरण सुरक्षित करने का काम करते हैं चारों तरफ से। जो मैं इसमें बताऊंगी वही इसमें भी होगा। एक का नाम है ट्यूनिका वैजिनिलिस और दूसरे का नाम है ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। ये दोनों परत इस वृषण को सुरक्षित रखने का काम करती हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, दोनों वृषण शरीर के बाहर स्थित हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस में अगर वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा तो ये शुक्राणु यहीं पर नष्ट हो जाएंगे या ये वृषण शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से वृषण जो है यानी कि टेस्टिकल्स जो है वो शरीर के थोड़ा सा बाहर होते हैं, ताकि इन दोनों टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री से कम 2 से 2.5 डिग्री कम हो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो, यानी कि लगभग 34 या 35.5 तक ये टेम्परेचर हो, ताकि ये आसानी से स्पर्म का निर्माण कर सके, शुक्राणु का निर्माण कर सके।
ठीक है, आपसे 2 नंबर में प्रीवियस ईयर में एमपी बोर्ड वाले बच्चों से पूछा गया था कि वृषण जो है वो उदर गुहा यानी कि शरीर के हल्का सा बाहर होते हैं, क्यों? तो इसका रीजन है कि इनका जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखने के कारण या कम होने के कारण ही ये शरीर से बाहर होते हैं, ताकि आसानी से शुक्राणु का निर्माण कर सकें। ठीक है, अब वृषण कोश एक बाहरी पतली लेयर है जिसके अंदर दोनों वृषण सुरक्षित है और ये द्वितीयक लैंगिक अंग में आएगा। वृषण कोश के अंदर भी वृषण को जो है वो 2 लेयर सुरक्षित रखने का काम करती है। बाहर की पतली लेयर होती है ट्यूनिका वैजिनलिस, अंदर की मोटी लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहाँ तक क्लियर? ये आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि ये चीजें मैं मिटाने वाली हूँ, ज्यादा हो जाएंगे। बहुत सारे नाम है बेटा यहाँ पे, है ना। अब ये रेड लाइन भी हमारे किसी काम की नहीं, और ये वाला ट्यूनिका वैजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये सब हटाओ। अब हम सीधे पहुंचेंगे कहाँ कि वृषण के अंदर क्या क्या है। वृषण के अंदर क्या क्या है हमें ये समझना है। ठीक है, अभी ठीक है, परफेक्ट। इसको भी मिटा देते हैं, इतना भी नहीं बना है तो चलेगा। चलिए देखिए, अब ये है आपका बेटा वृषण, है ना, ये रहा वृषण। अब वृषण के अंदर जो है उन दोनों परतों के भी अंदर, इसके अंदर पाई जाती है 200 से 250 लगभग कमरे, चैम्बर्स। ठीक है, वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। वृषण पालिका जो एक में है वही दूसरे में है। ठीक है, एक वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। अब इन वृषण पालिकाओं के भी अंदर पतली पतली सी नलिकाएं होती हैं। सारे जितनी भी वृषण पालिकाएं हैं 200 से 250 सबके अंदर लगभग 1 से 3 नलिका होती है। इन नलिका को कहा जाता है बेटा शुक्रजन नलिका। ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं इन नलिकाओं का नाम है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका जो है, इसी नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका होती है। शुक्रजन नलिका के अंदर ही होती है कौन सी कोशिका? शुक्रजन कोशिका। और इस शुक्रजन कोशिका से ही शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, हम शुक्रजन नलिका को काट के अलग से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वृषण के अंदर 200 से 250 वृषण पालिकाएं यानी कि चैम्बर्स होते हैं, टेस्टिकल चैम्बर, जिनकी संख्या है 200 से 250। इसके अंदर पाई जाती है 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं। इन शुक्रजन नलिकाओं का जो समूह है वो जाके एक जगह पे मिल जाता है, पूरी जाके एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है झुंड में। ठीक है, गुच्छा बना लेती हैं, और ये गुच्छा जहां बनेगा ना उस जगह को कहा जाता है बेटा वृषण जालक। ठीक है, इस वाली जगह को जहां पे ये पूरी गुच्छे के रूप में इकट्ठी हुई हैं, इस जगह को कहा जाता है वृषण जालक। ठीक है, इस वृषण जालक का मुंह जहां जाके खुलेगा, वृषण जालक का मुंह जहां जाके खुलेगा वो संरचना होती है अधिवृषण। आप ध्यान से सुनना, हाँ, ये वाली जो संरचना है इसका नाम है अधिवृषण। जो शुक्रजन नलिका है ना उसके अंदर शुक्रजन कोशिका है, उस शुक्रजन कोशिका ने शुक्राणु का निर्माण किया। अब शुक्राणु क्या है? नर युग्मक। ठीक है, इन नर युग्मक को आगे पहुंचना है कहाँ? मादा जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र में, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया वहीं होगी। तो शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका ने शुक्राणु बनाया। ये शुक्राणु जाकर धीरे धीरे कहाँ मिलने लग गए? यहाँ पे जहाँ है वृषण जालक। वृषण जालक का मुंह इकट्ठा खुला है कहाँ? अधिवृषण में। अधिवृषण को कहा जाता है बेटा एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस। अब हुआ क्या कि शुक्राणु एक जीवित कोशिका है, इसको पोषण चाहिए, खाना पीना चाहिए ना थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए। शुक्राणु के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इतना इसको ऐसे नहीं समझना। ठीक है, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम शुक्राणु का डायग्राम अलग से समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, शुक्राणु यहाँ बना, इसको आगे बढ़ने के लिए जितना पोषण चाहिए था वो उस नलिका के अंदर कोई है जो उसे पोषण दे रहा है। ठीक है, आगे ये मैच्योर होने के लिए पहुंचता है कहाँ? अधिवृषण में। अधिवृषण में ये कुछ समय तक रहता है, इसको यहाँ पोषण भी मिलता है और साथ ही साथ इसको ऊर्जा मिलती है ताकि ये आगे बढ़ सके, और इसका ये दूसरा घर है। ठीक है, अधिवृषण, जहां पर शुक्राणु थोड़े समय के लिए रुकता है,
थोड़े समय के लिए रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये शुक्राणु अधिवृषण से होते हुए पहुंचते हैं एक नलिका में जिसका नाम है, नीचे की तरफ से खोल रही हूं मैं, ठीक है, जिसका नाम है बेटा शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये वाली जो संरचना है इसको आगे जाके आप यहाँ खोल दोगे, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसका मुंह खोल दिया हमने, किसका, अधिवृषण का। इस वाले रास्ते को जो मैंने अभी बनाया है इसको आप नाम दोगे बेटा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले है वृषण पालिका जिनकी संख्या है 200 से 250। इन 200 से 250 वृषण पालिका के अंदर है शुक्रजन नलिका जिनकी संख्या है बेटा 1 से 3, मतलब एक एक चैम्बर में या तो 1 या तो 2 या फिर 3 क्या पाई जाती है, शुक्रजन नलिका। ये टॉपिक मैंने बताया था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नींद आने लग जाएगी, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं बहुत सारी चीजें स्किप करती चल रही हूँ, अदरवाइज सब कुछ अगर पढ़ाती तो तुम तो सो ही जाते है ना। शुक्रजन नलिका की संख्या 1 से 3 है। अब शुक्रजन नलिका के अंदर है शुक्रजन कोशिका, ठीक है, शुक्रजन कोशिका। ये कोशिका ही क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है, ठीक है। ये शुक्राणु बन गया। अब ये शुक्राणु जाता है कहाँ, वृषण जालक से होते हुए, वृषण जालक से होते हुए अधिवृषण में। ये रूट मैप बनाना है बेटा आपको, अधिवृषण में, ठीक है। ये आ गया अधिवृषण, ये आ गया अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण में पहुंच गया। अधिवृषण से फिर ये शुक्राणु पहुंचता है शुक्रवाहिनी में। कहा, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी का मुंह आगे जाके देखिए कहाँ खुला है, यहाँ। ये रास्ता, इस रास्ते का नाम क्या है, शुक्रवाहक। इस रास्ते का नाम क्या है, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक से, सॉरी, हाँ, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से होते हुए शुक्राणु धीरे 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 आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचता है, शुक्राशय। शुक्राशय नाम से ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल कोई जगह है, लेकिन एक्चुअल में ये नर जनन तंत्र की पहली ग्रंथि है, ठीक है। किसका नाम लिया मैंने, शुक्राशय का, ठीक है। ये जो शुक्राशय है ये चैम्बर है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रंथि। एक ग्रंथि मिल गई हमको शुक्राशय जिनकी संख्या है नरजनन तंत्र में 2, यानी कि एक जोड़ी। हम कहा थे, अधिवृषण। अधिवृषण का मुंह खुला शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का मुंह खुला शुक्रवाहक, यानी कि वास डिफरेंस। शुक्रवाहक से होते शुक्राणु पहुंचा है अभी शुक्राशय में, यहां तक पहुंचा दिए। ये बना लो पूरा, ठीक है, बना लीजिए। हम कहाँ पहुंच गए हैं, शुक्राशय में। अब शुक्राशय में जैसे ही शुक्राणु पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसके पास पोषण था। शुक्राशय में जैसे ही पहुंचा तो शुक्राशय के पास कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो आगे जाकर शुक्राणु को क्या देंगे, पोषण देंगे। तो देखिए, यहाँ तक की कहानी हमें हो गई क्लियर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं ये सब हटा रही हूँ, आप चाहो तो रिपीट में वीडियो को देख लेना अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो। अब हम पहुंचते हैं आगे। कहाँ पहुंच गए बेटा, शुक्राशय। शुक्राणु आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है शुक्राशय में, और शुक्राशय से कुछ चीजें स्रावित होती हैं जो इकट्ठी कहलाती हैं सेमिनल प्लाज्मा। शुक्राशय जो है वो सेमिनल प्लाज्मा का स्त्रावण करता है, और इस सेमिनल प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं, जस्ट लाइक फ्रक्टोज होता है जो कि एक शर्करा है। फ्रक्टोज के साथ साथ CaCO3 होता है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी इसके पास है। किसके पास, शुक्राशय के पास, जो कि ये सेमिनल प्लाज्मा के रूप में स्रावित करता है, ठीक है। शुक्राशय एक ग्रंथि है जिसका काम है सेमिनल प्लाज्मा का स्रावण करना, और इसी सेमिनल प्लाज्मा में आकर कौन मिल गया, शुक्राणु मिल गया। और इस प्रकार शुक्राणु यानी कि ये और सेमिनल प्लाज्मा यानी कि ये सब मिलकर एक लिक्विड बना लेते हैं जिसे कहा जाता है बेटा वीर्य, जिसे कहा जाता है वीर्य। और वीर्य के बाहर आने की प्रक्रिया कहलाती है वीर्य सेचन, और ये जो वीर्य है ये इस रास्ते से बाहर आता है जिसे कहा जाता है शिश्न। ध्यान से सुनिएगा, शुक्राशय एक ग्रंथि है। शुक्राशय क्या है,
एक ग्रंथि है। इसके नीचे जब हम पहुंचेंगे तो आपको स्खलन वाहिनी दिखाई देगी। यहाँ पे स्खलन वाहिनी होती है जिसके द्वारा ही स्खलन होता है किसका, वीर्य का। वीर्य यहाँ से आके इकट्ठा हो गया इस जगह पे। अब यहाँ पे आने के पहले क्या है कि यहाँ पे एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि है वल्गोयूरेथ्रल ग्रंथि। इन दोनों का काम क्या है मैडम, तो नर जनन तंत्र में 3 मुख्य ग्रंथियां होती है। पहली है बेटा शुक्राशय, दूसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी है बल्बोयूरेथ्रल। ये एक ग्रंथि, ये दूसरी ग्रंथि और ये तीसरी ग्रंथि, तीनों का काम सुनना। जब कॉपुलेशन का टाइम होता है उस समय बल्बोयूरेथ्रल जो ग्रंथि होती है वो स्नेहक का स्रावन करती है ताकि उद्घर्षण में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का काम बहुत नॉर्मल सा है, अब इसका हटा दो। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब दिक्कत क्या है, महिलाओं में अलग है। महिलाओं में यूरिन पास आउट होने की क्रिया और शुक्राणु जो अंदर जाता है वो रास्ते दोनों अलग अलग है। लेकिन पुरुषों में ये जो रास्ता है शिश्न का बीच वाला, इसको मूत्र मार्ग भी कहते हैं और इसी के रास्ते शुक्राणु भी बाहर आते हैं। अब आप सोचिए जो यूरिन होती है उसका पीएच बहुत ज्यादा होता है। पीएच लेवल इतना ज्यादा होता है कि अगर यूरिन वाले रास्ते में थोड़ा बहुत भी यूरिन का लेवल है और वहीं से शुक्राणु बाहर आएंगे तो शुक्राणु यहीं पर मर जाएंगे और आगे निषेचन की घटना नहीं होगी, मतलब नई पीढ़ी का जन्म नहीं होगा। इसलिए दी गई इनको प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि मटर के दाने के जैसे भूरे रंग की ग्रंथि है, ये भी अंदर है शरीर के। अब प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक तरल दूधिया द्रव का स्रावन करती है। उस द्रव का काम होता है इस जो यूरिन का रास्ता है ना, इस यूरिन के रास्ते की पीएच लेवल को कम करना। मतलब मूत्र मार्ग के या यूरिन के रास्ते के पीएच को कम करने का काम जो है वो करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड स्नेहक का स्रावन करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और जो शुक्राशय है वो सेमिनल प्लाज्मा का स्रावन करता है। और इस प्रकार शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा के साथ मिलकर वीर्य के रूप में वीर्य सेचन की प्रक्रिया के द्वारा शिश्न के रास्ते से बाहर आ जाता है और यही प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है, इंसेमिनेशन कहलाती है। और ये जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है ये होती है स्त्री जनन पथ में, और ये हम अलग से पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र में। ठीक है, यहाँ के लिए जितना था वो पूरा मैंने आपको बता दिया कि वृषण के कौन कौन से अंग हैं, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, वे कौन कौन से रास्ते से आगे बढ़ते हुए शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्रवाहक में से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं, शुक्राशय में। शुक्राशय में शुक्राणु को पोषण मिलता है, साथ ही साथ ये सेमिनल प्लाज्मा के साथ घुल जाते हैं ताकि एक द्रव के साथ ये बाहर आए, और इस द्रव को कहा गया है सेमिनल प्लाज्मा। और जब ये सेमिनल प्लाज्मा शुक्राणु दोनों मिल गए तो इसको हमने बोला वीर्य। वीर्य के बाहर आने की प्रक्रिया वीर्य सेचन है, और इसके बाहर आने के पहले प्रोस्टेट ग्रंथि तरल दूधिया द्रव का स्रावन कर देती है ताकि यहाँ का पीएच लेवल हो कम। ठीक है, ये था पूरा बेटा नर जनन तंत्र। अब हमें पढ़ना है कि ये जो वृषण पालिका है इसके अंदर ये जो शुक्रजन नलिका है ये कैसी होती है और इसके अंदर शुक्राणु कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक आरेखीय काट पढ़ेंगे इसकी, जो अंदर मैंने आपको नलिकाएं बताई है ना, कितनी नलिकाएं, एक एक पालिका के अंदर 1 से 3, मतलब यहाँ हजारों लाखों की संख्या में शुक्रजन नलिकाएं हैं दोनों तरफ, इसीलिए करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बनते हैं और एक साथ बाहर आते हैं। कुछ तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, कुछ स्त्री जनन तंत्र में जाके खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ ही शुक्राणु अंतिम छोर तक जहाँ पे अंडाणु होता है वहां पे पहुंच पाते हैं और निषेचन की घटना होती है। तो अब मैडम दे रही है थोड़ा सा ब्रेक, आप भी लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स बना लो। चलिए, अब हमारा उद्देश्य क्या है, हम समझते हैं कि वृषण के अंदर जो वृषण पालिका थी उसके अंदर जो शुक्रजन नलिका होती है, जिनकी संख्या अभी मैंने आपको बताई थी 1 से 3, है ना। इस शुक्रजन नलिका की आरेखीय काट, मतलब इसको काट के देखिए कि इसके अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर बनेंगे बेटा क्या, शुक्राणु। तो जब हम शुक्रजन नलिका को समझते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने इसको काट के देखा, इसका एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा सा आपको ऐसा डायग्राम दिया है जो कभी पढ़ लेना पड़े, है ना, गुच्छों के रूप में। ठीक है, एक नलिका के अंदर का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ है ढेर सारी कोशिकाएं
और इस प्रकार अगर 2-3 नलिका को आप देखो तो इसके पास ढेर सारी कोशिकाएं हैं और इन सारी कोशिकाओं से आच्छादित होती है ये नलिका। ठीक है, जब हम नलिका के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है और इन बहुत सारी कोशिकाओं के बीच में और भी दूसरी टाइप की कोशिकाएं हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जगह खाली है जहाँ पे भी कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं और इस खाली जगह पे कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इन सभी का नाम आप देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, हम जानते हैं शुक्रजन नलिका के अंदर पाई जाती है शुक्रजन कोशिका। इस शुक्रजन कोशिका को नर जन्म कोशिका भी कहते हैं। नर को जन्म देने वाली, है ना, नर जन्म कोशिका। शुक्राणु बनेगा ना, युग्मक बनेगा, मतलब नर को जन्म दे रही है ये। ठीक है, शुक्रजन कोशिका को नरजन्म कोशिका भी कहते हैं और ये पाई जाती है इस शुक्रजन नलिका के अंदर। तो ये जो आपको बड़े बड़े से गोले ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं ये है बेटा शुक्रजन कोशिका। ठीक है, शुक्रजन कोशिका, जिससे आगे जाकर बार बार विभाजन के बाद शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्रजन कोशिका के अलावा यहाँ पे एक और कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है सर्टोली कोशिका। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये है सर्टोली कोशिका। ये डायग्राम आपको बनाना है और सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बाहर कुछ रुधिर कोशिकाएं भी पाई जाती है और रुधिर कोशिकाओं के अलावा यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है लीडिक कोशिका। जब हमने शुक्रजन नलिका को काट के देखा तो उनके अंदर इतनी सारी चीजें हमें दिखाई दी। पहली थी शुक्रजन कोशिका जो कि बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारी शुक्रजन कोशिकाएं हैं। शुक्रजन कोशिका वे कोशिका है जो आगे जाकर क्या बनाएंगी, शुक्राणु बनाएंगी। ठीक है, स्पर्म बना लेगी, शुक्राणु बना लेगी। आगे इसके अलावा शुक्रजन कोशिका के अलावा यहाँ पे जो दूसरी कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं कौन सी हैं, सर्टोली कोशिका। सबके काम में अभी बताऊंगी, अभी नाम तो पढ़ लो फिर काम पे आना। पता चला कमेंट करने लग गए कि मैडम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या बता रहे हो आप, है ना। तो कमेंट करके बताओ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई ना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट में देखना, पर छोड़ के मत भागना। पता चला एक चीज समझ में नहीं आई, आगे स्किप करते करते दूसरे तक पहुंचे कि हम शॉर्टकट में चलेंगे। देयर इज नॉट नो शॉर्टकट इन स्टडी बेटा। आप जितना डीप डाउन जाओगे, जितना डिटेल में पढ़ोगे, आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से मानव जनन चैप्टर तो आपको फुल नॉलेज देने के लिए दिया गया है ना। सब कुछ पढ़ो बोलते हैं अपनी बॉडी के बारे में कि आपके अंदर क्या क्या है, कितना खतरनाक है, कौन कौन सी नलिकाएं हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, कैसे कैसे करके शुक्राणु बनते हैं, कैसे एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। हाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इज दिस, है ना। तो जिस किसी ने भी ये बनाया है तो थैंक यू बोलो, बोलो भगवान क्या दे दिया हमको, है ना। चलिए, शुक्रजन कोशिका वे कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु बना रही है। सर्टोली कोशिका का भी काम है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाली हूँ। आगे यहाँ पे कुछ गैप है, कुछ खाली जगह, इस खाली जगह को कहा जाता है बेटा अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश। खाली जगह को कहा जाता है अंतराली अवकाश। और कुछ कोशिकाएं जो बाहर बिखरी हुई होती हैं वे होती है लीडिक कोशिका। ठीक है, लीडिक कोशिका। तो इस प्रकार एक शुक्रजन नलिका के अंदर, इस प्रकार एक शुक्रजन नलिका के अंदर इतनी सारी चीजें मिलती हैं, है ना। कितनी सारी चीजें, तो यहाँ पे ये कोशिका, दूसरी सर्टोली, तीसरी लीडिक, चौथा अंतराली अवकाश, और इसके अलावा कुछ ब्लड सेल्स भी है यहाँ पे। और इस प्रकार एक शुक्रजन नलिका की जो अनुप्रस्थ काट है वो होती है कंप्लीट, है ना। अब आपको समझना है कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनता कैसे है। अब हम इतनी सारी में से एक कोशिका को लेंगे और उस एक कोशिका से शुक्राणु को बनाएंगे, और इसको बनाने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रक्रिया को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है कि शुक्राणु जनन क्या है। इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अभी तक मैं आपको नरजनन तंत्र पूरा समझा चुकी, सारे अंगों के बारे में बता दिया, सारी ग्रंथियों के बारे में बता दिया, हमने शुक्रजन नलिका को भी काट कर देख ली है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
कि शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन, किससे बन रहे हैं शुक्राणु, शुक्रजन या नरजन्म कोशिका से, इनका निर्माण कैसे होता है, सारी प्रावस्थाओं के द्वारा इनके निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, यही है ना। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताते चलो, थोड़ा बहुत कमेंट करके मुझे बताया करो कि हाँ मैडम हमारे समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ आप लोगों को दिक्कत जा रही है, कौन सी टॉपिक में, वो भी कमेंट कीजिए। अभी कुछ बच्चों ने रिमांड किए हैं संधि डायोड की फिजिक्स में और साथ ही साथ बायोरिएक्टर पे भी, तो वो सारे हम 1 मिनट का जो शॉर्ट डालते हैं बेटा उसमें हम अभी जल्दी कवर कर देंगे। आज उन्हीं में से एक टॉपिक पे एक और 1 शॉट आपका आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट जो हम बनाते हैं 1 शॉट, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले एक जो कोशिका लिए हमने शुक्रजन नलिका के अंदर से, जो कि द्विगुणित है, 46 गुणसूत्र हैं जिसमें, उस कोशिका का नाम है कौन सी कोशिका, शुक्रजन कोशिका। अब ये शुक्रजन कोशिका जो है ये करती है गुणन, बार बार गुणन करती है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाती है। पहले 1 से 2 में बढ़ती है, फिर 2 से 4 में बढ़ती है और इस प्रकार ये अपनी संख्या बढ़ाती है। और संख्या बढ़ाने की जो अवस्था होती है वो कहलाती है गुणन प्रावस्था। ठीक है, इस प्रकार इस शुक्रजन कोशिका ने अपनी संख्या बढ़ाई और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है वो होती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, और इसे हम कहते हैं बेटा कौन सी प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन स्टेट। ठीक है, गुणन प्रावस्था। गुणन में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा करोड़ों में है, तो सबसे पहले ये जो हजारों की संख्या में शुक्रजन कोशिकाएं हैं इनको बनने दो 2 लाखों में, फिर लाखों से करोड़ों में। तो क्या होता है, एक शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, 2 में बढ़ती है, 2 कोशिकाएं फिर से समसूत्री विभाजन, मतलब 46 गुणसूत्र है तो बाकी सब में भी 46 आएंगे। अभी समसूत्री विभाजन मतलब कोशिका 1 से 2 होती है लेकिन केंद्रक का विभाजन यानी कि गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं होता। तो शुक्रजन कोशिका ने अब 4 नई कोशिकाएं बना ली और ये हुआ किस प्रावस्था में, गुणन प्रावस्था में, और ये पहली अवस्था है शुक्राणु जनन की। ठीक है, अब क्या होता है, इन सभी में से कोई एक से समझते हैं, होता सभी में है, ये अपना आकार बढ़ा लेती है और आकार बढ़ाकर एक नई कोशिका बना लेती है जिसका नाम है बेटा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ आकार बढ़ा है बाकी कुछ नहीं हुआ, तो इस प्रावस्था को बोला जाता है बेटा वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ स्टेट, वृद्धि प्रावस्था। जब आप शुक्राणु जनन लिखेंगे ना तो पॉइंट बाय पॉइंट फ्लो चार्ट तो बनाना ही बनाना है, साथ में एक एक पॉइंट लिखना है। पहली साइड हेडिंग दोगे आप गुणन प्रावस्था, डैश करके लिखोगे कि शुक्रजन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा समान कोशिकाओं में बढ़ती है, इस प्रकार 1 से 2, 2 से 4 नई कोशिकाओं को जन्म देती है या बनाती है, और इस प्रकार शुक्रजन कोशिका की अपनी ही संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरी साइड हेडिंग दोगे वृद्धि प्रावस्था, जिसमें हमें लिखना है कि अब ये शुक्रजन कोशिका आकार में बड़ी होकर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटिड। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटिड बना है ये अभी भी द्विगुणित है, क्या इसमें गुणसूत्रों का बंटवारा हुआ? नहीं। अब क्या होता है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका करती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों को बंटवारा कर दो, इधर भी n बनेगा, इधर भी n बनेगा, और इस प्रकार यहाँ जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो है लेकिन अभी पहली बार हुआ है, प्रथम बार,
और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका दो नई कोशिकाओं में बट जाती है जो कि कैसी है, अगुणित। तो इस प्रकार प्राथमिक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके दो नई कोशिकाएं बना लेती है। अब ये दोनों नई कोशिकाएं फिर से की विभाजन करेंगी, इसने भी विभाजन किया, इसने भी विभाजन किया, इधर अलग बनेगी, इधर अलग, और यहाँ पे होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ये जो दो बनी है इनका नाम होता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, सेकेंडरी शुक्रजन कोशिका। अब ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका करती है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट करने के बाद ये एन 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 ऐसी चार नई कोशिकाएं बना लेती है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो आप पढ़ रहे हो ये है तीसरी प्रावस्था, जिसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरिटी स्टेट। जब इसको विभाजन भी करना है और विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण भी करना है, तो ये जो चार नई कोशिकाएं बनी इन्हें कहा जाता है बेटा शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटेड, शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड आकार में गोल होते हैं। ये धीरे धीरे करके अंगों का निर्माण करेंगे और धीरे धीरे करके परिपक्व शुक्राणु बना लेंगे जो कि सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। और इस प्रकार जो आखिरी में हमें मिलता है वो होता है क्या, शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं। ठीक है, चेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो जो शुक्रजन नलिका थी, इस नलिका के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं थी। इन कोशिकाओं का नाम था क्या, शुक्रजन कोशिकाएं। ठीक है, शुक्रजन कोशिका हमने यहाँ से उठाए और एक ले लिए, है ना, एक ले लिए यहाँ पे, ये है शुक्रजन कोशिका, ये एक जो है ये यहाँ है। अब ये शुक्रजन कोशिका करती है समसूत्री विभाजन, पहले 1 से 2 फिर 2 से 4 कोशिकाओं में बट जाती है और इस प्रावस्था को कहा जाता है गुणन प्रावस्था। आगे जाकर अब ये जो कोशिकाएं मिली हैं ये सारी शुक्रजन कोशिकाएं ही हैं, बस संख्या बड़ी है। ये करती है आकार में वृद्धि, थोड़ी सी मैच्योर होती है और बनाती है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटेड। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका है ये करती है अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि यहाँ पे 46 है, इधर 23 होना चाहिए, तो अर्धसूत्री विभाजन करके प्राथमिक शुक्रजन कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। लेकिन यहाँ एक बार विभाजन होता है, वापस से अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है और ये जो द्वितीयक शुक्रजन कोशिका है ये 4 नई कोशिकाएं बना लेती है जिसे शुक्राणु प्रसू कहते हैं। और ये चारों के चारों शुक्राणु प्रसू अगुणित है, चारों के पास 23 गुणसूत्र है। ये शुक्राणु प्रसू अपना आकार थोड़ा सा बदलते हैं और प्रॉपर जैसे शुक्राणु होता है सिर, धड़ और पूंछ में बट जाते हैं और इस प्रकार एक शुक्रजन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हमने एक से समझा है, चारों के साथ ऐसा ही होगा। एक मैच्योर प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो शुक्राणु है ना ये कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। मैं यहीं पे बाजू में आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ, फिर समझेंगे हम इसमें हार्मोन नियमन। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो नर के वृषण में। वृषण में कहाँ होती है? तो शुक्रजन नलिका के अंदर। शुक्रजन नलिका में होती है शुक्रजन कोशिका, यही जाके शुक्राणु का निर्माण करती है। अब जब हम शुक्राणु का डायग्राम देखते हैं तो स्ट्रक्चर में शुक्राणु कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये होता है बेटा उसका सिर, ये है उसकी धड़ मतलब बीच वाला हिस्सा, और इधर होती है इसकी पूंछ जिसके सहारे ये तैरता है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है सिर वाला हिस्सा, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है खूब सारा, जिसे कहा जाता है बेटा एक्रोसोम। यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम, और बीच में इसके पास होते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ। गुणसूत्रीय पदार्थ से मतलब वही डीएनए, आरएनए जो गुणसूत्र है वो,
और इसके अलावा जब हम नीचे पहुंचते हैं तो नीचे ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका कॉलर, किसका, शुक्राणु का कॉलर। यहाँ पे तो कुछ नहीं, गैप भरा हुआ है लिक्विड। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है बेटा कॉलर। और इस वाले नीचे वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है ताकि इसको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। ये डबल लेयर प्रोटेक्शन के साथ है। ये पूरा इतना पूरा जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है शुक्राणु का सिर यानी कि हेड, ठीक है, जिसमें एक्रोसोम होता है ताकि ये भेद के अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके। ये जो अंडाणु है ना इसमें एक लेयर होती है जो बड़ी खतरनाक होती है, जिसको भेदने के लिए ना इसके पास, शुक्राणु के पास एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ होता है। उस पदार्थ का नाम है क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम अग्रपिंडक में स्थित होता है, यहाँ आगे वाली जगह पे स्थित होता है। बीच में इसके पास सिर में ही भरा होता है क्या, गुणसूत्रीय पदार्थ, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है जिससे पिता के लक्षण उसके पुत्र में पहुंचे, वो होता है किसके द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा। तो यहाँ भरा होता है गुणसूत्रीय पदार्थ। बीच में इसके पास यहाँ पे है इसकी कॉलर जिसे हम कहते हैं गर्दन। नीचे की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्या, धड़, ठीक है, पूरा जो छाती है धड़ है, ठीक है, शुक्राणु के पास भी धड़ है तो ये कहलाता है धड़। और नीचे जिसके सहारे ये तैरता है वो होती है पूंछ, टैल, ठीक है, ताकि ये तैर के आगे स्त्री जनन पथ के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे और वहां निषेचन की प्रक्रिया हो। तो इस प्रकार ये रहा बेटा स्पर्म यानी कि शुक्राणु का डायग्राम, जो कि देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। और नहीं तो इसको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप अपनी बुक से भी इसका डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये थी पूरी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ये रहा शुक्राणु का डायग्राम। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है ना वो किन हार्मोनों के द्वारा नियमित होती है, ठीक है, बस वो समझाऊं, जहां आज की रामायण हो जाएगी खत्म। इसको मैं मिटा रही हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए अब हम समझेंगे शुक्राणु जनन में हार्मोन नियंत्रण। ये जो पूरा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हुई, उस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हार्मोन्स अपनी क्या भूमिका निभाते हैं वो, इससे बेटा ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, अदरवाइज 2 नंबर के क्वेश्चंस तो उठना ही उठना है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनते नहीं है। तो देखो शुक्राणु का निर्माण हो कहाँ रहा है, वृषण में। वृषण है कहाँ, पैल्विक रीजन यानी कि कमर के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। लेकिन इनको नियंत्रित करने का काम जो है ना हमारे दिमाग से हो रहा है। दिमाग से मतलब कैसे मैडम, तो देखो एक फ्लो चार्ट से मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ऐसे ही फ्लो चार्ट से बना के समझाना है खुद को, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो अग्र मस्तिष्क है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस यानी कि अग्र मस्तिष्क, ये स्रावित करता है एक हार्मोन जिसका नाम है बेटा GnRH। GnRH इज अ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये स्रावित होता है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब सुनिए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है एक नर में हो रही है 13 से 14 साल या 12 से 14 साल की एज में, जिसे हम युवावस्था या प्यूबर्टी की एज कहते हैं, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, अब ये हार्मोन तो उनकी बॉडी में पहले से सीक्रेट हो रहा था, जब से वो पैदा हुए थे तब से थोड़ा थोड़ा सीक्रेट हो रहा, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी की स्टेज में आए, मतलब यंग स्टेज में आए, 12 से 14 साल की स्टेज में आए, उस दौरान क्या हुआ कि अग्र मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है उनने अचानक से GnRH का स्रावन बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाया क्यों, तो ये जो हार्मोन है ये पहुंचता है किसके पास, ये हार्मोन पहुंचता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के पास। किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि को GnRH बोलता है कि आप 2 प्रकार के हार्मोन निकालिए, एक है
LH और दूसरा है एक है बेटा LH और दूसरा है FSH। देखना, ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचा है GnRH और ये मोटिवेट करता है, पीयूष ग्रंथि को पुश करता है कि तुम LH और FSH जैसे दो हार्मोन्स का स्रावण बढ़ा दो। पीयूष ग्रंथि भी ये पहले से निकाल रही थी, लेकिन अब इसने भी इसका सीक्रेशन बढ़ा दिया। ठीक है, LH का मतलब क्या, तो ये होता है बेटा फॉलिकुलर, उल्टा लिख दिया है ना, FSH को LH में और LH को FSH में लिख दिया। चलिए कोई नहीं। LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, फुल फॉर्म याद नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं, फिर भूल गए तो वहां पे अगर फुल फॉर्म पूछ लिया तो याद रखिएगा। अब इंटरेस्टिंग कहानी बताइए, हम पढ़ रहे हैं नर में होने वाली शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में हार्मोन नियमन, लेकिन आपको इतना भाग मादा जनन तंत्र में भी मिलेगा और वहां पे भी आपको सेम हार्मोन मिलेंगे। यहाँ तक के कौन कौन से, GnRH मिलेगा, LH मिलेगा, FSH मिलेगा, तो यहीं से इनको रट्टा मारना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तीन हार्मोन नर और मादा दोनों में सीक्रेट होते हैं और दोनों में सेम जगह से सीक्रेट होते हैं। अब होता क्या है, जो LH है वो जाता है किसके पास, लीडिक कोशिका के पास। अब याद आया लीडिक कोशिका कहाँ मिली थी हमें, लीडिक कोशिका हमें मिली थी शुक्रजन नलिका के अंदर। कुछ शुक्रजन कोशिकाएं थी, कुछ सर्टोली कोशिकाएं थी और इनके अलावा कुछ बाहर की तरफ थी जिसे हमने कहा था लीडिक कोशिका। ये थी ना लीडिक कोशिका, ये है लीडिक कोशिका और यहाँ पे जो छोटी छोटी वाली है वो है कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिका। और ये मैंने जो आपको बताया है ये है क्या, शुक्रजन नलिका। ठीक है, ये है क्या, शुक्रजन नलिका। अब शुक्रजन नलिका में पहुंच गया बेटा ये दोनों हार्मोन LH और FSH। LH पहुंचा किसके पास, लीडिक कोशिका के पास, और लीडिक कोशिका को LH बोलता है कि हार्मोन का सीक्रेशन करे। कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करे, तो एक विशेष हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। अगर एक मेल है और उसमें एंड्रोजन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, मतलब ना तो उसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी और ना वो मेल जैसे सिम्टम्स दिखा पाएगा, तो आप कह सकते हो कि लीडिक कोशिका के द्वारा स्रावित एंड्रोजन हार्मोन ही एक नर को नर बनाने का कार्य करता है। मतलब जैसे ही 12 से 13 साल की स्टेज में एक लड़का पहुंचता है तो उस लड़के के अंदर लीडिक कोशिका के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होने लग जाता है। इस एंड्रोजन हार्मोन का काम है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, यानी कि शुक्राणु जनन। अगर एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है मतलब लड़के में दाढ़ी मूंछ आनी चालू हो गई, लड़के की छाती थोड़ी सी चौड़ी, आवाज थोड़ी सी मोटी, सारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं जिनका विकास हो गया और प्राथमिक में क्या हुआ, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और शुक्राणुओं का निर्माण चालू हो गया क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, ये हार्मोन पहुंचेगा कहाँ, नर, ये जो शुक्रजन कोशिका है और इसको बोलेगा कि भैया अब तुम शुक्राणुओं का निर्माण चालू कर दो। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग का काम है एंड्रोजन हार्मोन का। तो मैडम FSH क्या करता है, तो बेटा जो FSH हार्मोन है ना ये पहुंचता है सर्टोली कोशिका के पास। किसके पास, सर्टोली कोशिका के पास। अब सर्टोली कोशिका कहाँ थी भैया, ये भी यही थी। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं थी जिनको हमने बोला था नरजन्म कोशिका और कुछ कोशिकाएं थी जिनको हमने बोला था सर्टोली कोशिका। अब ये जो सर्टोली कोशिका है ये शुक्रजन कोशिका के साथ ही होती है। सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणु जनन में मदद करना। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया हो रही है ना इसमें सहायता करना और साथ ही साथ नए बन रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। नए बन रहे शुक्राणुओं को पोषण
न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण प्रदान करना। और इस प्रकार शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है इसमें ये हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं। नर जनन तंत्र में जीएनआरएच है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि होता है हाइपोथैलेमस से स्रावित। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित इस हार्मोन पहुंचता है पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि दो टाइप के हार्मोन निकालती है, विच इज LH एंड FSH। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है वो जाता है लीडिक कोशिका के पास, जो कि गैप में थी, अंतराली अवकाश में। लीडिक कोशिका को यह हार्मोन बोलता है कि भैया तुम एंड्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करना चालू कर दो, क्योंकि लड़का हो गया है बड़ा, अब इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हमें चालू करवाना है, दैट्स स्पर्म, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो गया। FSH पहुंचा सर्टोली कोशिका के पास। जब ये होने लग गया उसी दौरान सर्टोली कोशिका इसमें मदद भी करेगी और जो नए शुक्राणु बनेंगे उनको पोषण भी प्रदान करेगी। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में, ये सारे हार्मोन 1, 2, 3, 4 हार्मोन अपनी भूमिका निभाते हैं और इन सारी कोशिकाओं के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बेटा नर जनन तंत्र पूरा होता है खत्म। हमने आज पढ़ा है पूरा बेसिक से नर जनन तंत्र क्या है, उसके अंदर कौन कौन से अंग है, कौन कौन सी लेयर्स है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वृषण कोश, फिर ट्यूनिका वैजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वहां से जो स्टार्ट करना तो सीधे हॉर्मोन्स पे आके रुकना। आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ छूटा है, और कुछ छूटा हो तो कमेंट करके बता देना कि मैडम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने नर जनन तंत्र में छोड़ दिया। अब हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, उसमें होने वाली पूरी प्रक्रिया, कैसे अंडाणु बनते हैं, फिर इसके बाद निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज, भ्रूण, भ्रूण के बाद प्रसव कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज के लिए आई होप इतना पर्याप्त है। अगर समझ में आया हो, आपको लगा हो कि मैडम की मेहनत जो है वो थोड़ी सी हमारे लिए वो है, सफल हो गए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और अगर क्विज लगाना चालू नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाओ, क्विजेस भी अटेम्प्ट करो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। जितना हो सके पूरा टाइम मोबाइल पे भी अगर कर रहे हो ना तैयारी, तो स्टडी को दो। रील्स स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, फालतू की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम आपके पास है बेटा काम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।